Hello everyone. Now again welcome to video lecture class. Today I am going to talk about the unit 4 of paper 9B secondary and higher secondary education in MEd SEM 3. मैं आज आपसे बात करने जा रहा हूँ MEd SEM 3 के अंतर्गत पेपर नंबर 9B यूनिट नंबर 4 दैट इज कह सकते हैं कि पाठ्यक्रम और मूल्यांकन यानी माध्यमिक स्तर के पाठ्यक्रम और मूल्यांकन के बारे में, जो कि यूनिट 4 के अंतर्गत है। इस यूनिट 4 में मैं सर्वप्रथम माध्यमिक और वरिष्ठ माध्यमिक स्तर के यानी माध्यमिक और वरिष्ठ माध्यमिक स्तर के पाठ्यक्रम के विकास के बारे में बात करूंगा, यानी विकास के सिद्धांत के बारे में बात कर रहा हूँ। दैट इज कह सकते हैं कि प्रिंसिपल ऑफ सेकेंडरी एंड सीनियर सेकेंडरी एजुकेशन बेस्ड ऑन द डेवलपमेंट, यानी पाठ्यक्रम विकास आधारित सिद्धांत के बारे में मैं बात कर रहा हूँ। पाठ्यक्रम की अगर बात की जाए यानी सेकेंडरी एंड सीनियर सेकेंडरी के अंतर्गत, तो उनके विकास किस प्रकार के होने चाहिए और इस विकास आधारित सिद्धांत कैसे होने चाहिए उसके बारे में भी मैं एक एक करके बात कर रहा हूँ। सर्वप्रथम जब कोई भी पाठ्यक्रम की बात हो, वो बच्चे की आयु और उसकी क्षमता के, बच्चे की जो आयु हो उसके अनुरूप होनी चाहिए। बच्चे के लिए जो सहज और सुगम वस्तुएं हों उनको पाठ्यक्रम में शामिल होना चाहिए। पाठ्यक्रम में फ्लेक्सिबिलिटी दैट मीन्स लचीलापन होना चाहिए। पाठ्यक्रम में ज्वाइंट वेंचर यानी बहुत सारी चीज़ों को सामंजस्य स्थापित कर उसे जोड़ा जाए। साथ ही साथ पाठ्यक्रम पर्यावरण पर भी जोर दिया जाए। पाठ्यक्रम में दैनिक गतिविधियों से जुड़ी हुई या उस प्रकार की जो भी समस्याएं हैं, समाधान है, तरह तरह की चीज़ों को एडजस्ट करके समायोजित करके उसका जो है वो निर्माण होना चाहिए। यानी हम कह सकते हैं कि इन सभी चीज़ों के समावेश से ही पाठ्यक्रम का डेवलपमेंट हो सकता है, विकास हो सकता है। पाठ्यक्रम एक्टिविटी बेस्ड हो और हम कह सकते हैं कि चाइल्ड सेंटर्ड हो, दैट मीन्स करिकुलम बेस्ड ऑन एक्टिविटी along with child centered, and also emphasize the activity based on the children। कहने का तात्पर्य यह है कि वो ऐसे सभी चीज़ें इसमें शामिल होनी चाहिए जो कि छात्रों की क्रियाओं के आधार पर होनी चाहिए। इन सभी चीज़ों से पूरी तरह से माध्यमिक और वरिष्ठ माध्यमिक स्तर के सिलेबस का सही तरह से आकलन करके उसका विकास यानी उसका डेवलपमेंट होना चाहिए। मैं अब इन सभी चीज़ों को और इसे विस्तार से बताने जा रहा हूँ। साथ ही साथ इसके 11 प्रिंसिपल क्या हैं उन सभी प्रिंसिपल को एक एक करके विस्तार से बताने जा रहा हूँ। वेलकम टू 24th नंबर वीडियो लेक्चर क्लास MEd सेमेस्टर 3 पेपर 9B सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी एजुकेशन। नाउ यूनिट 4 of the paper 9B secondary and higher secondary education. The unit 4 topic is curriculum and evaluation of secondary education. In this particular unit, first the particular topic principle of school curriculum development at secondary and senior secondary level. In curriculum, first point, in curriculum development we think about the type of learning experiences to be given to a child at various age and grade levels. It needs systematic and sequential planning to widen the sphere of the learning experience at each level by keeping in view the principles of integration and correlation. Now, number one, first point A, suitability to the age and mental level of the children. What is to be given to the children in the form of learning experiences at particular age and grade level should suit their age and mental development. The capacity for understanding how children grow with age. The content of the study in any subject should be formed to suit their mental ability.
as the particular facts related to suitability to the age and mental level of the children. It indicates that it is most important for the development of the syllabus, because suitable age is most important for the children for study. Now B, according to the specific interest of students, children will be able to learn better in fields where they have special taste and inclination of the mind. It is also found that at different stages of age groups, children have different interest patterns. Interest of children also change according to circumstances and situations. Therefore, learning experiences should be designed to suit the interest and taste of the age group of the students. Now see, the curriculum should be environmentally centered. The content of the learning experiences for children should be linked with the needs of the environment in which they live. For example, children from rural areas can understand and grasp easily the information which is directly concerned with their experiences in their own rural environment. The same thing applies to children in various environments like urban areas, hilly areas, etc. Now D, the principle of the comprehensive curriculum. The curriculum must have the necessary details. List of topics to be covered does not solve the purpose. Both teachers and students should know clearly what is expected of them, what is the beginning and what is the end of the topic for the particular class. Material, ads, activities, life situation, etc. should be listed in the curriculum. Now E, principle of correlation. The curriculum should be such that all the subjects are correlated with each other. While designing the curriculum, it must be kept in mind that the subject matter of various subjects has some relation to each other so that they help the child eventually. F, the principle of practical work. Children are very active by nature. They like new things and can learn more by doing or by activity method. Therefore, curriculum should be designed in such a way that it provides maximum opportunity to the child for practical work with the help of concrete things. Now G, principle of flexibility. Instead of being rigid, curriculum should show the sign of flexibility. The organization of the curriculum should be on the basis of individual differences, as every child is different from other. Apart from this condition of the society go on changing, therefore the curriculum must be flexible enough to address the needs of aspirations of the society. Now H, principle forward looking. Principle of forward looking. This principle asks for the inclusion of those topics, contents and learning experiences that may prove helpful to the students in leading their future life in a proper way. Now I, the principle of consultation with teachers. Teachers play a key role in the implementation of the school curriculum of any grade or stage. It is therefore quite essential to seek the proper involvement of the teachers in the construction and development of the school curriculum. J, the principle of the joint venture. It is necessary a joint venture where various experts are involved like educational psychologist, educational technologist, curriculum specialist, evaluation specialist, teachers, subject matter experts, etc. Now K, the principle of availability of time and other resources, that is the last principle. Curriculum is the means to realize the outcomes of the educational objectives of the school. Implementation of the curriculum is equally important as curriculum construction. While developing curriculum, expert should also keep its implementation in mind. They should be aware of the condition of the schools and possible availability of time and resources available. नाउ अब मैं सभी चीज़ों को थोड़ा हिंदी में स्पष्ट कर दूं। इकाई 4 यानी यूनिट 4 पाठ्यक्रम माध्यमिक शिक्षा का मूल्यांकन, यह सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी जो कि पेपर नंबर 9 भी है उसका यूनिट 4 के अंतर्गत ये टॉपिक है।
इस टॉपिक में सर्वप्रथम मैं माध्यमिक और वरिष्ठ माध्यमिक स्तर पर स्कूल पाठ्यक्रम विकास के सिद्धांत के बारे में बात कर रहा हूँ। यदि स्कूल पाठ्यक्रम के विकास के सिद्धांत की बात करूँ तो सर्वप्रथम फर्स्ट पॉइंट कि पाठ्यक्रम विकास में हम विभिन्न आयु और ग्रेड स्तरों पर एक बच्चे को दिए जाने वाले सीखने के अनुभव के प्रकार के बारे में सोचते हैं। इसे एकीकरण और सह संबंध के सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक स्तर पर सीखने के अनुभवों को व्यापक बनाने के लिए व्यवस्थित और अनुक्रमिक योजना की आवश्यकता है। माध्यमिक और वरिष्ठ माध्यमिक स्तर पर स्कूल पाठ्यक्रम विकास के निम्नलिखित सिद्धांत हैं। ए यानी नंबर 1, बच्चों की उम्र और मानसिक स्तर के लिए उपयुक्तता, यानी हम कह सकते हैं कि जो सूटेबिलिटी, जो एज है उसके अनुसार कैसा होना चाहिए बच्चे का एज। एक विशेष उम्र और ग्रेड स्तर पर सीखने के अनुभवों के रूप में बच्चों को क्या दिया जाना चाहिए, उनकी उम्र और मानसिक विकास के अनुरूप होना चाहिए। यह समझने की क्षमता कि बच्चे के उम्र के साथ कैसे बढ़ते हैं। किसी भी विषय में अध्ययन की सामग्री उनकी मानसिक क्षमता के अनुरूप बनाई जानी चाहिए। बी, छात्रों की विशिष्ट रुचियों के अनुसार बच्चे उन क्षेत्रों में बेहतर तरीके से सीख पाएंगे जहाँ उनके पास विशेष स्वाद और मन का झुकाव है। यह भी पाया गया कि आयु समूहों के विभिन्न चरणों में बच्चों के अलग अलग रुचि पैटर्न होते हैं। बच्चे के स्वभाव भी परिस्थितियों और स्थितियों के अनुसार बदलते हैं। सीखने के अनुभवों को छात्रों के आयु वर्ग के हितों और स्वाद के अनुरूप बनाया जाना चाहिए। सी, पाठ्यक्रम को पर्यावरण केंद्रित होना चाहिए। बच्चों के लिए सीखने के अनुभव की सामग्री को उन पर्यावरण की ज़रूरतों के साथ जोड़ा जाना चाहिए जिसमें वे रहते हैं। उदाहरण के लिए ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चे आसानी से समझ सकते हैं और उन सूचनाओं को आसानी से समझ सकते हैं जो सीधे अपने ग्रामीण परिवेश में अपने अनुभवों से संबंधित हैं। यही बात विभिन्न क्षेत्रों जैसे शहरी क्षेत्रों और पहाड़ी क्षेत्रों आदि में बच्चों पर लागू होती है। डी, व्यापक पाठ्यक्रम का सिद्धांत। पाठ्यक्रम में आवश्यक विवरण होना चाहिए। कवर किए गए यानी पूरे किए जाने वाले विषयों की सूची उद्देश्य को हल नहीं करती है। अतः शिक्षकों और छात्रों दोनों को यह स्पष्ट रूप से पता होना चाहिए कि उनमें से क्या अपेक्षित है, शुरुआत क्या है और विशेष वर्ग के लिए विषय का अंत क्या होगा। सामग्री, गतिविधियों, जीवन स्थितियों आदि को पाठ्यक्रम में सूचीबद्ध किया जाना चाहिए। ई, सहसंबंध का सिद्धांत। पाठ्यक्रम ऐसा होना चाहिए कि सभी विषय एक दूसरे से संबंध हो। पाठ्यक्रम को डिजाइन करते समय यह ध्यान रखा जाना चाहिए कि विभिन्न विषयों के विषय एक दूसरे से कुछ संबंध रखते हों ताकि वह अंततः बच्चों की मदद करें। एफ, व्यवहारिक कार्य का सिद्धांत। बच्चे स्वभाव से बहुत सक्रिय होते हैं, वह नई चीज़ों को पसंद करते हैं और कर सकते हैं या गतिविधि द्वारा अधिक सीख सकते हैं। पाठ्यक्रम को इस तरह से डिजाइन किया जाना चाहिए कि वह ठोस चीज़ों की मदद से बच्चों को व्यवहारिक काम के लिए अधिकतम अवसर प्रदान करें। जी, लचीलेपन का सिद्धांत। कठोर पाठ्यक्रम होने के बजाय लचीलेपन का संकेत दिखाना चाहिए। पाठ्यक्रम का संगठन व्यक्तिगत अंतरों के आधार पर होना चाहिए क्योंकि हर बच्चा दूसरे से अलग होता है। अतः समाज की इन स्थितियों से अलग अलग इसलिए पाठ्यक्रम होना चाहिए ताकि समाज की अपेक्षाओं के अनुरूप ज़रूरतों को संबोधित करने के लिए पर्याप्त लचीलापन होना चाहिए। दूरदर्शी का सिद्धांत। यह सिद्धांत उन विषयों, सामग्री और सीखने के अनुभवों को शामिल करने के लिए कहता है जो छात्रों को उनके भविष्य के जीवन को उचित तरीके से आगे बढ़ने में मददगार साबित हो सकते हैं। आई यानी नेक्स्ट पॉइंट आई, शिक्षकों के साथ परामर्श का सिद्धांत। शिक्षक किसी भी ग्रेड या स्टेज के स्कूल पाठ्यक्रम के कार्यान्वयन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसलिए स्कूल पाठ्यक्रम के निर्माण और विकास में शिक्षकों की उचित भागीदारी की तलाश करना बहुत आवश्यक है। जे, संयुक्त उद्यम का सिद्धांत। यह आवश्यक रूप से एक संयुक्त उद्यम है जहां विभिन्न विशेषज्ञ शामिल हैं जैसे शैक्षिक मनोविज्ञान, शैक्षिक प्रौद्योगिकीविद, पाठ्यक्रम विशेषज्ञ, मूल्यांकन विशेषज्ञ, शिक्षक, विषय वस्तु इत्यादि। के, समय और अन्य संसाधनों की उपलब्धता का सिद्धांत। पाठ्यक्रम स्कूल के शैक्षिक उद्देश्यों के परिणामों को महसूस करने का साधन है। पाठ्यक्रम का कार्यान्वयन उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि पाठ्यक्रम निर्माण। अतः पाठ्यक्रम विशेषज्ञों को विकसित करते समय उसके कार्यान्वयन पर भी ध्यान रखना चाहिए। उन्हें स्कूलों की स्थितियों और उपलब्ध समय और संसाधनों की संभावित उपलब्धता के बारे में पता होना चाहिए। ना इस प्रकार से मैंने इसके जो सिद्धांत थे वरिष्ठ और माध्यमिक स्तर पाठ्यक्रम विकास के सिद्धांत उसको मैंने पूरा कर दिया। अब मिलते हैं अगले क्लास में एक और टॉपिक के साथ जो कि CC इन टीचर एजुकेशन होगा। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।